डॉक्टर जयनारायण व्यास सर, मैं इनाम की बात कर रहा था, अखिल स्वामी सर ने उसमें 2-3 चीजें और जोड़ दी। सर, ये इनाम दंड या इसको क्या समझा जाए? वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, या फिर वो वास्तव में उनको दंडित करने के उद्देश्य से भेजा गया है? दूसरी चीज ये कि जो बात राहुल गांधी ने तब उठाई थी, जिसको लेकर के तमाम सारी चीजें थी, और अभी अखिल सर ने बता दिया कि भाई सरदार कम्युनिटी अगर खड़ी हो जाए तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे। तो ये जो कनेक्शन निकल करके आता है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था, अभी किरण पटेल का भी जिक्र आ गया, तो ये सारे लोग किसी विशेष कृपा के तहत इस जो वो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करके और विदेश चले जाते हैं। देखिए राय साहब, इस मसले को पूरा समझने के लिए स्वामी साहब ने जो बात कही है उससे जुड़ते हुए मैं और कुछ बिंदु जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो पुर्णेश मोदी कैबिनेट मिनिस्टर थे और वो भी माल और मलाई खाता पीडब्ल्यूडी के, और उनको हटाया गया था। तो ये कितनी गुडविल इनकी है, इसका एक उदाहरण। दूसरा, दादरा नगर हवेली ये एक जिले से ज्यादा बड़ा कोई इलाका नहीं है। तो अगर किसी को, और वहां प्रफुल्ल पटेल नाम का जो इन्होंने अपना बहुत चाहता इंसान को रख छोड़ा है लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से, ही इज ऑल्सो इक्वली हेडस्ट्रॉन्ग एंड ये इनकी ही लीनियज में आता है। तो वहां जाके उसको कोई तोप नहीं मार लेनी है। सर, एक और बात आपके संज्ञान में लेनी चाहिए, और ये है कि पुर्णेश मोदी और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष है सी आर पाटिल, उनको नहीं पड़ती। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। तो ये शायद इनको कहीं और बिजी रखने का की चाल है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वहां ही रुके रहे और कोई डैमेज ना करे। क्योंकि पुर्णेश का भी एक वो वहां के सूरत के प्रमुख थे, ये लंबे अरसे से राजनीति करते आए वहां। तो इनका भी एक सर्कल है। तो आजकल तो दोनों एक दूसरे दूसरे के सामने बिल्कुल लगे हुए हैं। मैंने सूरत बात अभी भी आपके शो पे आने के पहले भी की। तो ये जो है दोनों के बीच की जो दुश्मनी है, वो अब सूरत में कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो शायद ये हो सकता है। मैं एक और चीज को इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। एक सुनील ओझा करके सज्जन थे, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के करीब माने जाते थे। भावनगर से वो, मैं जब असेंबली में था तब मेरे साथ भी विधायक रहे, उसके बाद तो नहीं रहे, मगर वो विधायक रहे। उन्होंने गुजरात के एक बड़े औद्योगिक जूथ के सामने पंगा लिया था, और वो पंगा था पॉल्यूशन कंट्रोल के मामले पे। वो अगर वो वहां उनका प्लांट हो गया होता तो फिर बहुत बड़ी विडंबनाएं होती। वहां जो वाटर सोर्स है, दैट कुड हैव बीन थॉरली पॉल्यूटेड। तो उसके बाद तो फिर सनत मेहता और ये और लोग भी लग गए, और वो औद्योगिक जूथ को अपना प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ा। तो ये फिर सुनील जी को बिहार के प्रभारी बन के भेजे गए। फिर बिहार से उनका तबादला हुआ उत्तर प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश में गैया पाल रहे हैं और आश्रम चला रहे हैं। तो ये परिस्थिति है। यानी पुर्णेश मोदी को रिवॉर्ड मिलने जैसी तो कोई मैं चीज नहीं मानता। हमारे मोदी साहब वचन के और व्यवहार के पक्के हैं। एक दफा जिसका मुंह उन्हें पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं होता है, चाहे वो अपना सर काट के उनके सिरहाने रखे। दूसरी बात, सी आर पाटिल भी आजकल ऑल इंडिया लेवल पे भी एक फोर्स टू रेकन विद, बिकॉज ही इज सपोज टू बी ए मेन फंड रेजर। तो सी आर पाटिल को नाराज करके इनको चलना नहीं है। सी आर पाटिल की कंस्टिट्यूएंसी सूरत के बाजू की कंस्टिट्यूएंसी है, नवसारी, और सूरत का एक काफी भाग उसमें वोटर है। तो ये सब चीजें देखें तो मैं इसको एक कोई रिवॉर्ड विवॉर्ड वाली बात में दम नहीं है। न तो दादरा नगर हवेली में कुछ रखा है इनके लिए जाने के लिए। इनफैक्ट ए पर्सन हु हैज बीन अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, if he is given very charge of one Lok Sabha seat, that too of a constituency which is not larger than a district,
एंड देन इट हैज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कह नहीं सकते क्योंकि वो आईएएस नहीं है। प्रफुल्ल पटेल हमारे होम मिनिस्टर थे, एमओएस से, और चूंकि वो चुनाव हार गए, तब से उनको वहां बनाया गया दादरा नगर हवेली और दमन का एडमिनिस्ट्रेटर। फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेटर की जो जो एक्सपांस की गई, जैसे यहाँ विनोद सक्सेना का होता है, तो ये फिर और भी चीजें इनमें जोड़ी गई और वो हिंदुत्व के प्रखर प्रचारक के रूप में, जहां आज तक कोई ऐसा क्लीवेज नहीं था, वहां क्लीवेज डालने का एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से उनपे आक्षेप भी लगने लगा। तो मैं नहीं मानता कि ये प्रफुल्ल पटेल के वहां होते हुए ये कोई वहां तीर मार ले, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जी और जी बाकी तो मैं मानता हूँ कि सीआर पटेल को की बात को मान के किया गया है। सीआर पाटिल नवसारी और आधा भाग उनके उसमें सूरत का आता है, उनके सांसद की सीट वो है। तो और सूरत की सांसद की सीट भी सीआर पाटिल के साथ ही जाएगी। तो ये दोनों को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान उमेश मोदी को वहां से हटाया गया, ये जी मेरा आकलन है। जी। जनानंद सर, जैसा जो सवाल अभी जो बात कह रहे थे शशि सर, क्या चूंकि ओबीसी नेता हैं, 1 लाख की मार्जिन से जीत करके आए थे, तो क्या कुछ इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? चूंकि जैसा आप कह रहे हैं कि सीआर पाटिल से इनकी बनती नहीं है, तो इनके क्षेत्र में भी लोगों को मैसेज जाएगा कि भाई सीआर पाटिल से बनती नहीं थी, तो सीआर पाटिल ने इनको हटवा करके और वहां भेज दिया। तो क्या कुछ नुकसान होगा वहां पर? इसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा इस प्रकरण का? सर, अगर इनको रिवॉर्ड करना था तो ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल गुजरात का बदलने वाला है, क्योंकि आज तक गुजरात के मंत्रियों को कोई पहचानता नहीं है। अगर जाके पुलिस वाले के सामने खड़े हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुलिस वाला नहीं पहचानेगा। इतनी इन्होंने अपनी इमेज बनाई है, इतनी इमेज बनाई है कि कोई पहचानता नहीं है। और आगे उनकी अंग्रेजी भी ऐसी है, जैसे वो पुल टूटा तो कुछ लोग हॉस्पिटल में थे, तो कंसर्न प्रभारी मिनिस्टर सेड कि इतने लोग तो मर गए हैं एंड अबाउट 60 पीपल आर इन हॉस्पिटल एंजॉइंग हॉस्पिटैलिटी। अब ये कैलिबर है गुजरात के मंत्रियों का। तो गुजरात के मंत्रियों में कोई दम नहीं है। गुजरात के मंत्रियों में, कैबिनेट मिनिस्टर्स में 50% आर फ्रॉम कांग्रेस। चाहे आप कुंवर जी बावड़िया को ले लीजिए या रादड़िया को ले लीजिए या राघव जी को ले लीजिए, वो कांग्रेस से आए। करीब 40% लोग आए हैं, विधायक है, वो भी कांग्रेस से आए हैं। तो अगर इनको कुछ रिवॉर्ड करना चाहिए था तो जैसे ही इनको हटाया था मार्ग एंड मकान मंत्रालय से, वैसे फिर पुनः स्थापित कर देते। वैसे भी मार्ग एंड मकान मंत्रालय में तो अभी वो खाने पीने के अलावा कुछ चलता है ऐसा नहीं दिखाई देता। वो वैसे तो सब मंत्रालयों का यही हाल है, मेरा क्या तेरा क्या और अपना क्या, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। वो और स्टेट्स में परसेंटेज के लिए बदनाम हुए, शायद गुजरात के परसेंटेज निकले तो इनसे कम तो नहीं हुए। तो काम 3 तरह से गुजरात में होते हैं, या तो दिल्ली से बताए गए काम होते हैं, या फिर मंत्री की तो कोई सुनता नहीं। इवन डिप्टी सेक्रेटरी डजन। मुझे 2 दिन पहले एक डिप्टी सेक्रेटरी जो हमारे दोस्त की बेटी है मिली थी, बोले सर ये सीएम साहब ने छोटे से किस्से में लिख के भेज दिया कि इसका तबादला कर दो। तो मैंने इसको बोला कि ये नहीं होगा, ये इनकी इनकी खुद की भी इज्जत आबरू का सवाल था। तो मैंने सही कहा किया तुमने। तो ये हाल है गुजरात की मंत्रिमंडल, पूरा फेसलेस है सर। तो पुण्य जी को वहां बैठाया होता तो बेचारे कम से कम ही वॉज वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु वाज डूइंग समथिंग यूजफुल फॉर ईदर हिमसेल्फ और फॉर सूरत, मगर कर रहे थे कुछ, तो उनको भगा दिया, ड्रॉप कर दिया, बिकॉज ही वाज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ सीआर पाटिल। ही इज नॉट रिमूव्ड बिकॉज ऑफ मोदी, ही इज रिमूव्ड बिकॉज ऑफ सीआर पाटिल। तो अगर सीआर पाटिल की इतनी चलती है तो ये दादरा नगर हवेली वाला कांड भी चंद्रकांत पाटिल जी की ही करामत है, और उनके कहने पे, क्योंकि वो आजकल पार्टी के चीफ फंड रेजर है। बंबई से भी ज्यादा सूरत इज टुडे कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉलिटिकल फंड्स। तो ये जो है चीजें,
ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए सर मैं नहीं मानता कि इनको कोई बख्शीश दी गई है। इनको बिल्कुल निकाल दिया गया है वहां सूरत से, और चूंकि वो वहां नहीं रहेंगे तो और कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दूसरा ये हुआ होगा तो इनकी और सी आर पाटिल की जो दुश्मनी है, ये प्रमुख थे जब सी आर पाटिल कुछ नहीं थे। सी आर पाटिल को टिकट उन्होंने दिया है, तो अब सी आर पाटिल सर्व सर्वा है, सब कुछ है। गुजरात में भी ये बोलते हैं कि अगर मिनिस्टर काम नहीं करेगा तो मैं उसको भगा दूंगा। अब ये पार्टी प्रेसिडेंट सेइंग दिस, आई थिंक ही इज द ओनली सेकंड प्रेसिडेंट। एक पहले ईश्वर भाई देसाई करके प्रेसिडेंट थे, हु यूज्ड टू से कि गवर्नमेंट इन गांधीनगर इज नॉट आवर गवर्नमेंट। ही वाज कांग्रेस प्रेसिडेंट सिटिंग इन अहमदाबाद। तो ऐसे आ जाते हैं कभी कभी सिर फिरे, तो मैं नहीं मानता इनको रिवॉर्ड किया है। इनको तो ये जो सुनील ओझा का हाल हुआ ना, वो आश्रम बना के रहते हैं उत्तर प्रदेश, तो ये हाल होना ही इनका। जयनारायण सर, एक चीज जो अभी अखिल सर भी कह रहे थे कि रास्ता दिखा दिया है भाजपा ने, एक लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था। अखिल सर से ये सवाल मैं पहले एक बार कर चुका हूं इस मामले में थोड़ा सा, जब हम लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, जब एक नाथ शिंदे की सरकार बनी थी और उस समय पर इस बात की चर्चा हुई थी। आज मैं वही सवाल आपसे करना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी अगर सत्ताईन, यानी कि इस पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी कांग्रेस, और जिस तरीके से आज हम सारी चीजें देख रहे हैं, चाहे वो मीडिया को लेकर के हो, चंद उद्योगपतियों को लेकर के हो, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। उसकी बड़ी वजह ये कही जाती है कि तमाम सारे जो नेता हैं, जो आज यहां बैठे हैं, कल जब सत्ता आ जाएगी वो वहां चले जाएंगे और उन्हीं उद्योगपतियों की, उन्हीं मीडिया हाउसेस की, सबकी वो जो है लाइजनिंग करवाना वहां शुरू कर देंगे और सारी चीजें बदल जाती हैं। तो क्या कांग्रेस को अब आप इतना मेच्योर मान रहे हैं, आज की इस नई कांग्रेस को आप इतना मेच्योर मान रहे हैं कि कांग्रेस इस फर्क को समझ पाए और आज जो चीजें जैसी हो रही हैं वो उनके राज्य में अगर वो सत्ता में आते हैं तो उस समय पर वैसी ना हो, और ये जो तथाकथित लाइजनर्स हैं जो यहां बैठे हैं और कल वहां जाएंगे, ये तय है कि जाएंगे ही जाएंगे, तो वो फिर वहां पर उनकी दुकान कितनी चल पाएगी? तो क्या आज कांग्रेस इतनी मेच्योर है कि वो दुकान ना चलने दे? देखिए, कुछ तो मेच्योरिटी इनबिल्ट होती है। जैसे एक 14-15 साल का बच्चा है, उसमें 14-15 साल के जितनी मेच्योरिटी होती है, मगर अगर उसका पिताजी गुजर जाए और उसके बाद फिर उस पर जो जिम्मेवारी आ जाती है, वो उसको एडिशनली मैच्योर बना देती है। आप जो मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो या भाजपा ने तो अपना दिवाला निकाल दिया है। मैं नहीं मानता, मैं अगर शायद स्वामी साहब मेरे से सहमत हो या ना हो, मैं बहुत अज्ञान इंसान हूँ इस बाबत में, एकेडमिशियन नहीं हूँ, मगर मैं ये मान रहा हूँ कि जिस दिन नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 4 टुकड़े होंगे और ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं होगी सर। तो ये परिस्थिति की ओर ये लोग जा रहे हैं, जैसे परवाना शम्मा को देखता है और उसमें उलझता है। महाराष्ट्र की बात करें तो पहली गलती तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को आगे करके की। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है और अब तक, यानी यस्टरडे तक उनका जो मैन फ्राइडे था वो देवेंद्र फडणवीस था। उन्होंने अजीत दादा को शपथ विधि भी कराई, ये भी कराया, वो भी कराया, फिर नाराज होके वो नायब मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, झक मार के बनना पड़ा। ये सब चीजें जो है ना, देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने जो आगे किया उसका खामियाजा तो अभी भुगतना है इनको। तो ये चीजें आगे आएगी। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीट है, 47 सीट है जैसे आप जानते हैं। अब महाराष्ट्र में भाजपा तब बलिष्ठ थी जब शिवसेना और भाजपा जुड़ के लड़ते थे। जब शिवसेना और भाजपा इकट्ठे नहीं आएंगे, और मैं मानता हूं कि शरद पवार में उतना तो बुद्धि का दिवाला नहीं निकल गया है कि ये इन मौके पे इनको जीवतदान दे देगा, इनके साथ अपना लॉट थ्रो करके। तो मैं मानता हूं कि ये समय भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में अगर सब ठीक चला तो 2 अंकों में पहुंचते हुए भी पसीना छूट जाएगा अगर सब ठीक चला। और एकनाथ शिंदे कोई मास लीडर नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा थाने के लीडर है। वो महाराष्ट्र में उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, उसकी कोई जड़ें नहीं है।
तो महाराष्ट्र का जो जो इनको खामियाजा भुगतना है वो तो अब भुगतना है, अभी समय आ रहा है, आहिस्ता 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 करके। उन्होंने शिवसेना को ऐसे सामने रखी है कि अब वो चाहे चाहे तो भी उनसे साथ नहीं बैठेंगे। जो महानगर पालिका वहां का कॉरपोरेशन है वो शिवसेना के पास है, यानी कि पैसे की कोटरी जो जो कोठली है वो शिवसेना कंट्रोल करेगी। ये परिस्थिति में भाजपा को महाराष्ट्र से जितना वो डैमेज कंट्रोल करना है कर ले। अगर वो 10 से ऊपर निकल जाए तो उनको हम अभिनंदन देंगे, अगर यही जो इक्वेशंस रहे तो। जी, जी। ये शब्द बात है। आप अब आप जी, एक मिनट जी, आप जी, 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 राय साहब एक ही मिनट में मैं खत्म जी, जी। करूंगा। हाँ, हाँ। केजरीवाल की बात कर रहे थे। इनको जब जिस आदमी का काम खत्म हो जाता है ना तो टॉयलेट पेपर की तरफ फेंक देते हैं। गुजरात में अगर केजरीवाल नहीं लड़े होते तो कांग्रेस की 70 से 75 बैठकें बिल्कुल निश्चित थी। ये भाजपा की जीत नहीं है, ये ये कूटनीति की जीत है। केजरीवाल ने जो सीटें खराब की वो उसकी वजह से भाजपा की सीटें बढ़ी, कांग्रेस की सीटें कम हुई। कांग्रेस की करीब 40 सीट ऐसी है जो 5,000 से कम मत से हारे हैं और वहां 5,000 से ज्यादा मत आम आदमी पार्टी ले गई है। ऐसे तो और भी है, मगर मैं मानता हूं कि कम से कम इन्होंने 50 सीटों पे कांग्रेस को नुकसान कराया है। तो केजरीवाल को तब अक्ल नहीं थी, पंजाब में उनकी जरूरत थी क्योंकि वो कांग्रेस के लीडर जो थे राजा, वो जरा कम से कम उसकी एक वो थी तो लड़ाई झगड़े करा के फिर उन्होंने पंजाब कब्जे कर लिया। भगवत सिंह मान वहां राज कर रहे हैं। मनोहर खट्टर तो मैं कहता हूं कि ये इनकी जाने की घड़ियां अब गिनना चाहिए, क्योंकि जाट आंदोलन के बाद और हमारे मलिक साहब जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं उसके बाद मनोहर खट्टर के लिए तो कोई मैं आशा का किरण नहीं देखता। पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज जाटलैंड, वहां भी यही हाल होने वाला। तो कांग्रेस को मिले न मिले, मगर भाजपा कहां से वोट लाएगी वो मेरी समझ में नहीं आता। कर्नाटक में नहीं मिलेंगे, तमिलनाडु में नहीं मिलेंगे, और ये आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेंगे, महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगे, यहाँ बिहार में नहीं मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में एक सेंध लग जाएगी। तो भाजपा वोट लाएगी कहां से? उसका एक ही रास्ता है। मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट इनको देता हूं। हमारी टीम जब पाकिस्तान जाती थी और हारती थी तब हम कहते थे कि भाई वहां तो हम 11 खिलाड़ियों से खेलते हैं, वो 13 खिलाड़ियों से खेलते हैं, 11 क्रिकेटर्स और 2 एम्पायर्स। तो अगर मशीन भी खेला यहाँ तो फिर हो सकता है कुछ भी, या तो फिर इनकी जो मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी हुआ तो भी वो, मगर फिर भी वो अकेले सरकार बनाने के कहीं भी नजदीक आए आज की तारीख में नहीं दिखता है। कल उठ के राय साहब कुछ भी हो सकता है। जी। चलते चलते आप तीनों से एक ही सवाल मेरा रहेगा, जो अभी चुनाव हो रहे हैं इसमें 3 राज्यों के चुनाव कंप्लीट हो गए, 2 राज्यों के चुनाव होने हैं। सर क्या स्थिति दिख रही है, क्या खबरें आ रही हैं, जो तमाम लगातार कई सारे अपडेट्स आते जा रहे हैं उसके हिसाब से? व्यास सर, 5 राज्यों के मैं चुनाव के हिसाब से क्या खबर आ रही है? मैं करीब करीब स्वामी साहब के साथ सहमत हूँ। राजस्थान में बोलते हैं कांटे की टक्कर है, मुझे लगती नहीं, मगर फिर भी एक क्लोज रह सकता है मार्जिन, मगर कांग्रेस आएगी उसमें कोई शक्का नहीं है। बाकी की तो जो स्वामी साहब ने की एनालिसिस आज सही लगती है, प्रोवाइडेड कि वहां वो 2 अंपायर ने नहीं खेला हो।